प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं, चर्चा करने के लिए तैयार। आज हम 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। जो आपकी पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2, इस पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे। ये 10वीं के लिए पाठ्य पुस्तक है। इस पे आप लोग तैयारी करते रहें। ये हमारी 10वीं क्लास का आज पहला वीडियो है। आज से आप लोग शुरुआत कीजिए, हम भी शुरुआत कर दिए हैं। जितने भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जितने भी मुख्य मुख्य टॉपिक हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न संभावित हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए। तो लगता है कि ये आ सकता है, हम उस वीडियो ऐसा कुछ वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो आपको बनाकर प्रेषित करेंगे। आप लोग बने रहेंगे, लगे रहेंगे, तो आप लोग जो है एक नए मतलब अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो जाएंगे। बस मेरी एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को समझाना है, रटाना कदापि नहीं है। लेकिन आप लोग अगर अभ्यास करते हैं, कोई भी चीज़ बताई जाती है उसको अभ्यास करते हैं, तो आप आसान हो जाएगा आपके लिए और बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं आप लोग। नंबर ना भी लाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग समझ बहुत अच्छे से जाएंगे। और जब हम किसी विषय वस्तु को समझ जाते हैं तो फिर हमें अंक लाने में कोई उसमें समस्या नहीं जाती है। और आप लोग लगातार बने रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। तैयारी जो है निरंतरता का नाम है। आप निरंतर प्रयास कीजिए, प्रयासों को सुधारते रहिए। कोई गलती हो गई है, कोई चीज़ नहीं बन रही है, फिर प्रयास में कमी है। किस में कमी है? प्रयास। आपका एक बेहतर प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता की ओर ले जाएगा। मैं देखता था कि 10वीं में सोशल साइंस का रिजल्ट बहुत बिगड़ता था। तो जब हमारा चैनल हुआ शुरू तो हमारे साथियों ने और कुछ विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किया कि सर 10वीं के भी वीडियो आते तो ठीक है। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कारण से आप लोगों को कुछ लाभ हो जाए तो समझ जाइए कि हाँ ठीक है, हमारा चैनल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल जो है शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है, कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें और सिर्फ आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है। किस साधन से कर रहे हो आप, कौन से चैनल से कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता है। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, ये मायने रखता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला अध्याय है भूगोल का, वो है संसाधन एवं विकास। तो आज हम संसाधन की चर्चा करेंगे, विकास की तो खैर नहीं करेंगे, संसाधन की चर्चा करेंगे। तो साधारण तो बहुत संसाधन, बहुत साधारण भाषा में कहें तो संसाधन किसे कहते हैं? जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। अब मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये पेन, ये चश्मा है ना, ये पुस्तक, ये ग्लोब, इस रखा है सब कुछ सामने, ये सभी संसाधन है जिसमें जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का गुण होता है। जिस वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का गुण होता है संसाधन कहलाते हैं। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ लिख सकते हैं, वे वस्तुएं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हैं या जिनका व्यक्ति उपयोग कर सकता है, ऐसी चीज़ों को हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। ये अर्थ साधारण हो गया, समझ भी गए। जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वो संसाधन है, ठीक है। जो हमारे काम में आती है वो संसाधन है। संसाधन ऐसी चीज़ें भी हैं जो आज संसाधन नहीं है, हो सकता है भविष्य में हमारे लिए उपयोगी हो जाए, वो भी संसाधन हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये संसाधन क्या है? जो हमारे काम आने वाली चीज़ है वो संसाधन है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जो अर्थ हमने बताए लिख लीजिए। अब संसाधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। जब मनुष्य पैदा हुआ तो उसको ये सब चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे मिट्टी है, वन है, वायु है, सूरज का प्रकाश है, नदियाँ हैं, झील हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं या निःशुल्क प्राप्त हैं, तो वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। समझ गए होंगे आप लोग। फिर उदाहरण में वही लिख दीजिए, नदियाँ, झरने, वन, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी है ना, पवन, ये सभी चीज़ें। इसके बाद हम समझते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या होता है? देखिए, आपका काम क्या है कि आपका काम है कॉपी ले लें और लिखें, और समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लें।
वैसे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, वीडियो को सिर्फ एक ही बार में आप लोग समझ जाएंगे। अब मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो मनुष्य अपने बुद्धि कौशल के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन करके, प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर, ठीक है, नई चीज़ें या नई वस्तुओं का निर्माण करता है, उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। मानवीय संसाधन कहीं और से नहीं आया। जैसे ये पुस्तक मानवीय संसाधन है, तो ये कहाँ से बना? घास से बना, बाँस से बना, कागज़ पे प्रिंटिंग हुई। तो कुल मिला के ये जो कागज़ है हमें प्राप्त हुआ कहाँ से? प्रकृति से, लेकिन घास और बाँस के रूप में, प्राकृतिक रूप में था। लेकिन जब ये पुस्तक बन गया, ये कागज़ बन गया, तो ये कहलाने लगा मानवीय संसाधन। ठीक है, तो मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन करता है, ठीक है, और उन्हें और अधिक उपयोगी बनाता है, तो उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है? जननी है। और आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मनुष्य की आवश्यकता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? इन्वेंशन होंगे, आविष्कार होंगे, नई नई प्रकार की चीज़ें बनेंगी, तो वो कहलाएंगे मानवीय संसाधन। आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन करता है। वैसे मिट्टी तो हमारे पास थी प्राकृतिक रूप से, लेकिन जब उससे मटका बना तो मानव को अपनी आवश्यकता महसूस हुई होगी, ठंडा पानी पीना है या पानी को रखना है, तो वो उससे जो है मटके का आविष्कार हो गया। ठीक है, औजारों का आविष्कार कैसे हुआ? शिकार करना पड़ता था पहले के समय पे, तो जो पत्थर थे उसी को नुकीला बना लिए, उसी से हथियार बना लिए, तो उस समय में वो मानवीय संसाधन थे। लेकिन आज तो नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र आ गए, ये सभी मानवीय संसाधन है। तो आप दोनों संसाधन समझ गए होंगे। मानवीय संसाधन क्या कहलाता है? जब मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर और अधिक उपयोगी बना लेता है, तो हम उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण लिख दीजिएगा आप लोग, है ना। फिर आगे जो है प्राकृतिक संसाधन है वो दो प्रकार के हैं, एक तो नवकरणीय है और दूसरे हैं अनवकरणीय। अनवकरणीय, तो नवकरणीय कौन से हैं? जिनको नया किया जा सके, जिनको एक बार उपयोग के बाद दोबारा उपयोग किया जा सके, नवकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो जल, ये सभी चीज़ें क्या हैं? नवकरणीय, जिनका हम उपयोग कर सके। सूर्य, वायु से बनाई गई विद्युत, है ना, सूर्य से बनाई गई विद्युत, ठीक है, सौर ऊर्जा कहते हैं जिसको, पवन ऊर्जा कहते हैं, वायु से बनाई गई। तो ये उदाहरण लिख दीजिए। अनवकरणीय संसाधन जिसको कहते हैं जिनका एक बार हम उपयोग कर लें और वो हमें दोबारा उपयोग के लिए प्राप्त ना हो, तो ऐसे संसाधनों को हम अनवकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवकरणीय संसाधन जैसे उदाहरण लिख दीजिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, ये अनवकरणीय संसाधन, एक बार उपयोग हो गया, दोबारा उसका उपयोग नहीं होगा या नहीं किया जा सकता। आप चाहेंगे भी उस वस्तु का उपयोग कर लें, जैसे कि पेट्रोल हमने चला दिया गाड़ी पे, अब सोचो कि फिर से उसका उपयोग हो जाए, तो मुश्किल है, वो हो नहीं सकता है, संभावित नहीं। अब जो नवकरणीय संसाधन है वो दो प्रकार के हैं। नवकरणीय संसाधन कितने प्रकार के हैं? दो, सतत एवं जैव। सतत क्या है? जो निरंतर है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, जो वायु है, पवन ऊर्जा है, ऐसी चीज़ें, ये क्या है? सतत हैं, लगातार हैं। रोज़ सूर्य का प्रकाश मिलेगा, रोज़ वायु कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलेगी, पेड़ पौधे तो हैं हमारे पास में, तो ये कहलाते हैं सतत संसाधन, जो प्रकृति में पहले भी थे, अब भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। जैव संसाधन क्या होंगे? जो क्या है? जिनमें जीवन है। जिनमें जीवन होता है, कौन कौन सी चीज़ों में जीवन होता है? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति मतलब कि जो वन है, जंगल है, जिनमें पेड़ पौधे हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं? जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ठीक है, जंगलों में जैसे कि कोई फल गिरा, फल से बीज जो है उससे पेड़ निकल आया, तो वो पेड़ जो हो गया वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वनस्पति। और दूसरे होते हैं जीव जंतु। जीव
जंतु। अब जीव जंतु जो है ये भी संसाधन ही है, ठीक है। जैसे कि जो जंगली जीव हैं पहले लोग उनका शिकार करते थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, ये इको फ्रेंडली है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए सभी जीवों की बराबर भूमिका है ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, नवकरणीय। और दूसरे हैं फिर अनवकरणीय। कौन से? अनवकरणीय। अनवकरणीय जो है भी दो प्रकार के होते हैं। अनवकरणीय पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय, और दूसरी चीज अचक्रीय। चक्रीय, पुनः चक्रीय मतलब एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग किया जा सके। अचक्रीय मतलब जिसका एक बार उपयोग करने के बाद वो संसाधन हो जाए समाप्त, जो आप लोग को थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था। ये यहाँ पर जो है आप समझे प्राकृतिक संसाधनों के जो भाग थे। अब मानवीय संसाधन जो हैं उसके भागों की बात करें, कौन सा? मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन क्या है? जब मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों में को परिवर्तन करके उनका रूप बदल देता है और उन्हें और अधिक उपयोगी बना लेता है, तो उसे कहते हैं मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन जो होते हैं इसमें संस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? संस्थाएं, ठीक है। और मात्रा एवं गुण, मात्रा एवं गुणवत्ता होती है इसकी एक। जैसे कि संस्थाएं क्या है? कोई भी चीज़ है, जैसे खनन का कार्य किया जा रहा है तो खनिज विभाग होता है, ठीक है, वो ये काम को करेगा, है ना। तो ये काम जो है संस्थाओं के द्वारा संपादित होता है। और मात्रा की बात करें तो जो मानवीय संसाधन है उसमें मात्रात्मक बात है कि 1 टन जो है चांदी निकला या 1 किलो सोना, ये क्या है? मात्रा रूप में। जैसे कि मात्रात्मक रूप से ये बात करें हम, ये हमारे पास है 4 पेन, ये कहलाता है मात्रात्मक पहलू, उनकी संख्यात्मक अध्ययन करना, है ना। और अगर हम कहें कि इन 4 पेन में हमारे लिए एक ही उपयोगी है तो वो कहलाता है उसका गुणात्मक पहलू, क्योंकि अगर हम दूसरे पेनों से बोर्ड में लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? काले पेन का। तो ये हो गया गुणात्मक पहलू। अब संसाधन के 2 प्रकार हमने समझ लिया। संसाधन के 2 प्रकार हैं मुख्य रूप से, कौन कौन से? प्राकृतिक और मानवीय, और उनकी विस्तार से भी चर्चा हमने कर लिया आपके साथ में। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ये 2 तो अभी मुख्य हैं आपको 10वीं क्लास के लिए। लेकिन तीसरा भी वर्तमान समय मानव भी एक संसाधन माना जाने लगा। मानव को भी संसाधन के रूप में देखा जाने लगा। मानव उपयोगी है, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, दूसरों की आवश्यकता की भी पूर्ति करता है। तो मानव में भी आवश्यकता का गुण है, इसलिए मानव को भी वर्तमान समय में संसाधन के रूप में माना जाने लगा है। भविष्य में आप पुस्तक पढ़ेंगे तो तीसरा संसाधन भी देखने को मिलेगा, मानव संसाधन। अभी हम लोग सिर्फ 2 की चर्चा करें, ठीक है। इसके बाद है हम संसाधनों के वर्गीकरण की ओर चलें। किस ओर? संसाधनों का वर्गीकरण तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है जो आपकी पुस्तक में अभी दिया हुआ है, 4 भाग हैं, उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे, उससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर, आधार की बात करें, कौन सी चीज़? आधार। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, फिर है स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, स्तर के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हैं, जैव और अजैव। अब जैसे कि जैव संसाधन क्या है? जो जिनमें जीवन हुआ करता था, जैसे कि कोयला था, पेट्रोलियम है, जो क्या था? ये पूरी पृथ्वी, इस पृथ्वी में पहले जंगल मतलब वन था, वन क्षेत्र था, लेकिन किसी कारणवश भूगर्भिक हलचलों के कारण से ये क्या हो गया? पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा कहाँ चला गया? ज़मीन के नीचे। तो वो जो हिस्सा था, जो पेड़ दबे हुए थे वो बने वनस्पति, ठीक है। जो जीव जंतु दबे हुए थे
है ना, उनसे बना क्या, पेट्रोलियम। तो ये कुल मिला के ये है कि जो चीज़ें पहले जीव के रूप में थी और उनसे संसाधन प्राप्त हुए तो वो जैव संसाधन कहलाते, जैसे कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मतलब एलपीजी आप लोग इस्तेमाल करते हो ना, प्राकृतिक गैस, ये हो गए जैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं, जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है। तो जिनमें जीवन नहीं है वो क्या कहलाएंगे, अजैव। जैसे ज्वालामुखी की घटना हुई, ज़मीन के नीचे से लावा निकला और लावा निकल के और आसपास के एरिया में फैल गया, अब ये बन गया ज्वालामुखी, ये बन गई चट्टान, ये बन गया पत्थर। तो ये जो बना, ये जो चट्टान बनी, ये कौन से संसाधन कहलाएंगे, अजैव कहलाएंगे, ठीक है। जैव में जो है जैव जो संसाधन है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात की है हमने, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति है, वन है, ठीक, यह जीव जंतु हैं, वो भी जैव संसाधन ही हैं। अजैव संसाधन क्या है, जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है। तो अजैव मतलब जिनमें जीवन नहीं है, जैव मतलब जिनमें जीवन है, ठीक है। ये था की बात हो रही है और याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना जैव और अजैव वाला सिस्टम तैयार हो गया पूरा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, कॉपी ले लीजिए एक और लिखिएगा उसमें। समाप्यता की बात करें तो नवकरणीय संसाधन और अनवकरणीय संसाधन, नाम में ही लिखा हुआ है, जिसको नया किया जा सके नवकरणीय संसाधन, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सके नवकरणीय संसाधन, जिसको एक बार उपयोग के बाद दोबारा उपयोग ना किया जा सके अनवकरणीय संसाधन। नवकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनकी विस्तार से भी चर्चा करेंगे आगे अगर अध्याय में होंगे तो। अनवकरणीय संसाधन किनको, जिन जो एक बार उपयोग के बाद दोबारा उपयोग नहीं किए जा सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवकरणीय संसाधन है। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है। क्या लिखेंगे, पहले में तो अर्थ कर देंगे। नवकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अनवकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है या उपयोग के लिए वो बचते ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है नवकरणीय संसाधन क्या है, वर्तमान समय की खोज है। अनवकरणीय संसाधन क्या है, पुराने समय की खोज है, पुराने समय के संसाधन है। नवकरणीय संसाधन भविष्य के लिए उपयोगी हैं, अनवकरणीय संसाधन भविष्य के लिए उपयोगी नहीं है। 3 अंतर हो गए। नवकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा को शामिल किया जाता है। अनवकरणीय संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, लिख लेंगे। 4 अंतर हो गए। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन ये तैयार हो गया आप लोगों का। इसके बाद है आगे की तरफ में स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें, निजी संसाधन, ठीक है, सामूहिक या फिर कह सकते हैं सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये 4 भाग जो हैं ये होंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व की बात करें तो जो जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे ये पेन है तो इस पर मेरा अधिकार है, तो ये कहलाएगा निजी संसाधन। ये शर्ट मेरी है, ये माइक मेरा है, ठीक है, ये ग्लोब जो है मैंने खरीदा है, तो ये एक निजी संसाधन है जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ सामुदायिक जो संसाधन है, सामुदायिक संसाधन जो होते हैं वो कहलाते हैं जिस पर सरकार का अधिकार हो, व्यक्तियों का भी अधिकार हो, ठीक है, समाज का अधिकार हो, सरकार का भी अधिकार हो। जैसे कि अस्पताल हैं, स्कूल हैं सरकारी वाले, है ना, सड़कें हैं, ऐसी चीज़ें जिस पर मनुष्य का भी, एक व्यक्ति का भी अधिकार है और सरकार का भी अधिकार है। तो दोनों का अधिकार होने के कारण से ये कहलाते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे कि आप जाओ इलाज करवाने, तो आप बोर्ड पे, अस्पताल के बोर्ड पे देखना तो लिखा रहता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, मतलब वो सबके लिए, आपके लिए भी है तो गवर्नमेंट का, लेकिन आपके लिए बनाया गया।
राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है जो देश की प्राकृतिक सीमा के अंदर जो संसाधन प्राप्त हों, उपलब्ध हों, कहलाएंगे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि यहाँ पर जितना भी वन क्षेत्र होगा, जितना भी हीरा निकल जाए, जितना भी कोयला निकल जाए, पेट्रोल निकल जाए, कोई भी प्रकार का संसाधन प्राप्त हो, झील है, नदियाँ हैं, तालाब हैं, सभी चीज़ें जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगी, जो किसी एक राष्ट्र की सीमा के अंदर उपलब्ध संसाधन है। अब भारत की राजधानी आप लोग बनाना सीख लें, नई दिल्ली। कौन सी? नई दिल्ली। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ये दोनों चीज़ें। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। लिख लीजिएगा इसको, ये पूछा जाता है आप लोगों को। तो ये समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जैसे कि ये पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। इस विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर दिख रहा है। तो इस प्रशांत महासागर पे पूरे विश्व का अधिकार है। पूरे विश्व में जो जितने भी देश हैं सभी का क्या है, इस पे अधिकार है। तो ये क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन तो है, लेकिन ये वैश्विक संसाधन कहलाएगा या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? जिसमें विश्व के समस्त देशों का अधिकार है। जैसे महासागर है, ठीक है, या अंटार्कटिका महाद्वीप है जिस पे कोई भी व्यक्ति अभी निवास नहीं करता है। ये दिख रहा है वाइट वाला भाग, ये ध्रुव के पास वाला हिस्सा, ये एक महाद्वीप भी है। तो ये जो भाग है ये कहलाता है कौन सा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय। कोई भी देश जो है इस पे जा सकता है, इस पे अनुसंधान लैब बना सकता है, इस पे जो रिसर्च करना हो वो कर सकता है, ठीक। तो ये कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर इसके बाद हो गया, ये अपना समाप्त हो गया। यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निजी संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? आपको हमने बता दिया है, लिख लीजिए। और नहीं लिखना है तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आराम से बन जाएगा। इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर तो आप समझेंगे संभावी संसाधन। कौन सा? संभावी। दूसरा है विकसित भंडार, विकसित भंडार। और तीसरा है संचित कोष, संचित कोष। संभावी संसाधन मतलब कहलाता है जो भविष्य के लिए संसाधन हो। संसाधन ऐसे संसाधन जिसको सरकार ने खोज लिया है, लेकिन कैसे हैं जो ऐसा लगता है कि ये भविष्य में हमारे लिए संसाधन बन सकता है, जो आज उपयोगी नहीं है लेकिन आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में हमारे लिए उपयोगी हो, वो कहलाएगा संभावी संसाधन। इसके बाद है दूसरा विकसित भंडार। विकसित भंडार का मतलब ये है प्रभावी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है ना, उसका पूरा अध्ययन हो चुका है, उसका पूरा सर्वेक्षण हो चुका है, उसमें उसका गुणात्मक सब जांच हो चुकी है, लेकिन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण से इसका विदोहन नहीं किया जा रहा है। ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब है, उपलब्ध है, पता है, सरकार ने सब प्लान भी बना लिया है कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे लिए बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है या सरकारें उसका विदोहन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहेंगे। इसके बाद है संचित संसाधन। संचित संसाधन, संचित कोष जो होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भविष्य का संसाधन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? भविष्य की पूंजी। संचित कोष को क्या कहा जाता है? भविष्य की पूंजी। जैसे कि हम सेविंग करते हैं, पैसे को बचा बचा के रखते हैं भविष्य के लिए, ठीक इसी तरीके से सरकार ने इन संसाधनों को भी बचा कर रखा है। ये क्यों बचे हुए हैं? टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, ज्ञान है, और ये सरकार ने तय भी कर लिया है कि यहाँ इसके अंदर जो है ये खनिज हैं, लेकिन चूँकि वन क्षेत्र है या कहीं पर जो है झील है या फिर कहीं पर बांध है, उसके नीचे ये खनिज हैं, तो सरकार इनका उपयोग नहीं कर पा रही है। इसको जो है संचित संसाधन कहते हैं, क्योंकि अगर हम इनका खनिज का उपयोग कर लेंगे लेकिन जंगल तो समाप्त हो जाएगा, इसलिए सरकार ने ऐसे संसाधनों को बचाकर रखा है। ये संचित कोष कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जितने भी संसाधन से संबंधित चर्चा की, इसमें 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग सभी चीज़ों को अगर समझ लेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और धन्यवाद भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लगे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना है मेरी।
बहुत बहुत धन्यवाद।